राधे राधे। तो मैं पढ़ रही हूँ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और इसमें पहला खंड पढ़ा मैंने अपभ्रंश काल का हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। अब दूसरा पढ़ूंगी अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। तो अब क्या है कि लिखित परीक्षा के लिए पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ठीक से, क्योंकि अब तो बहुविकल्प ही आएगा ना, एलटी मेंस जो देंगे लिखित ही देंगे। तो शब्दों का चयन और पुस्तकें पढ़ने से कई फ़ायदे हैं। मात्रा सही होगा, अच्छे अच्छे शब्द हिंदी के याद होंगे और लिखने की शैली भी बढ़ेगी। तो थोड़ा पढ़ें और थोड़ा लिखते रहें। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ न कुछ तो जानेंगे ही, और मेरा भी थोड़ा सा प्रोत्साहन होगा। तो आइए पढ़ते हैं अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। इसके पहले वीडियो में पहला भाग है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बंगाली जाति, मराठा साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास के इतिहास हैं। इन जातियों का विकास अकस्मात ही नहीं हो गया, विकास धीरे धीरे होता है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अंकुआ चुका था, लेकिन इस प्रकार का वनस्पतीय शास्त्रीय या प्राणी शास्त्रीय रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में निरंतर लेकिन इस प्रकार का वनस्पति शास्त्रीय या प्राणी शास्त्रीय रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में निरंतर या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है। उसके निरंतर में अनिरंतर या अविच्छिन्नता में भी विच्छिन्नता होती है। तो क्या होगा कि अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो ये जो विशिष्ट और कठिन शब्द याद होंगे और इनकी मात्राएं भी सही होंगी, क्योंकि नंबर्स मात्राओं पे कट जाते हैं। तो विच्छिन्नता अविच्छिन्नता का यह निरंतर कंटिन्यूम आगे की परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तित होकर छनता और बनता है। इसे छनने और बनने में पिछले की कुछ स्वीकृतियाँ अपने ढंग से ग्रहण की ले जाती हैं, शेष अस्वीकृत अथवा रूपांतरित हो जाती हैं। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियाँ और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इन मतभेदों की 3 कोटियाँ हैं। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल, गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी मत के पक्षधर हैं। चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का मत इससे मिलता जुलता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरी प्रजावाणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की। अब इन लेखों को पुस्तकाकार कर दिया गया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। विभक्तियाँ घिस गई हैं, खीर गई हैं। एक ही विभक्ति और वह और काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति दूसरे का भी काम चलने लगा है। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टतः 2 भागों में बांट देते हैं, पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा। गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद्र के व्याकरण में उल्लिखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वतापूर्वक विवेचन किया है। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थीं। सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बौद्धगान और दोहा भी उनके देखने में नहीं आया, इसलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं, आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के ही अंतर्गत मानी जाती रही हैं। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बत हिंदी कहते हैं।
अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर विरोध मिलता है। वे एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय 1050 संवत में पाते हैं, तो दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। इस संदर्भ में वे विशेष रूप से सिद्ध कढ़पा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कढ़पा का काल 900 के उपरांत ठहराया है। राहुल जी काव्यधारा 1945 में लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं। उनका कहना है सुबंत तिदंत या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में दोनों पाली और प्राकृत ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उसने नए सुबंतों तिदंतों की सृष्टि की। उनकी दृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जात्यात्मक गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। राहुल जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते। उन्हीं के शब्दों में अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है। जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं, मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद्र के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान का संदेश रासक तथा प्राकृत पैंगलम में उदाहरित लोक भाषा के छंद। दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की गई है। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। संदेश रासक की गणना वे परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। कीर्तिलता के अवहट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। अपभ्रंश की शेष रचनाओं को जिस द्विवेदी जी परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं प्रस्ताविकी में डाल दिया है। इनमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी हैं। शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं, सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। सिद्ध कढ़पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थान मिश्रित सामान्य सधुखड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। कुछ चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन अपने बंगला साहित्य के इतिहास में अवहट्ट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धों नाथों का प्रभुत प्रभाव पड़ा है। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते। वे भाषा वैज्ञानों की चिर परिचित अवधारणा को संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास वह साफ इनकार कर जाते हैं। किशोरीदास वाजपेयी का उल्लेख करते उन्होंने लिखा है कि आद्य मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नसेनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है, जिनमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान के नए मार्ग की खोज और उनके अपने आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति भी है। साहित्यिक भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपने धाराएं बहती हैं। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है।
तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी। नहर का जल बहुत कुछ स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटुल, विषम रूप तथा गत्यात्मक होता है और इसलिए उसमें ताजगी और मिठास होती है। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसेनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया है वह सही है, पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं है। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृत और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। इसे झुटलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से ही निर्मित हुए होंगी। उनकी ध्वनियाँ आसमान से तो टपकी नहीं, वे भी समाज की ही देन है। कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं को आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। यदि ये कृत्रिम है तो बौद्ध सिद्धों और जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों, परसर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक, रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है, न प्राकृत से न संस्कृत से। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश का साहित्य अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। उधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मत अनुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की परिवर्तमानता के अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यह सही है, पर विधाओं का चयन और परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत और दोहा, तो कभी कवित्व सवैया, और कभी हरिगीतिका, तो कभी मुक्त छंद। एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। इन कारणों की खोज के अभाव में साहित्य का समाज संपृक्त इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं। वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में ही इतिहास दृष्टि भी निहित है। राहुल जी ने अपभ्रंश भाषा, साहित्य और प्राकृतिक में गुणात्मक अंतर माना है। व्याकरणिक ढांचा प्राकृत से लेते हुए भी अपभ्रंश लोकोन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को वर्ण करता हुआ प्रतीत होता है। छंद उसने लोक से लिया। लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देखकर हिंदी साहित्य ने भी इसे स्वीकार कर लिया। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्म परक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहा बंध के अंतर्गत ही माना जाता रहा है। दूसरा छंदबद्ध है पद्धड़िया या अलिल्ला। ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। तो यह प्रश्न एक बार यूजीसी नेट में आया हुआ था कि पद्धड़िया दूसरा किसके या अलिल्ला का समान अर्थ क्या है, समान शब्द क्या है, और ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जीनदत्त सूर ने अलिल्ला का प्रयोग किया है। पद्धड़िया में 8 पंक्तियों पर घत्ता दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा घत्ता दिया जाने लगा। यूँ दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरापाद मालूम पड़ते हैं। सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप गृहीत हुआ है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धियों के चर्या पदों में मिलता है। कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया है, बल्कि वस्तु तत्व भी ग्रहण किया गया है।
कबीर में जो उलटबासियाँ और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान हैं। आरंभ में रास एक गेय छंद था जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया है। बाद में रासोक काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पय, कुंडलिया, रोला, उल्लाला, फाग, चरचरी, बेल, मंगेल आदि लोकप्रिय छंद थे। इनमें से कुछ हिंदी में स्वीकृत और कुछ अस्वीकृत हो गए। हिंदी ने इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया कि ये काव्य रूप उसकी प्रकृति के अनुकूल थे। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश और चर्या गीत बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र पर। तो क्या है कि जैन अपभ्रंश काव्य जो है राजस्थान गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के जो दोहा कोश और चर्या गीत बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य है कि यह अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई उस मात्रा में न गुजरात को मिली न बंगला को। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं, अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य तथा बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश के अंतिम काल 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी, मैथिली में रचनाएं होने लगी थीं। विद्यापति एक ओर अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली। इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। अतः अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है। इन लोगों ने अपभ्रंश का काव्य रूप तो लिया, किंतु उनकी वस्तु की अंतर योजना बदल गई। तो यह था जो भूमिका थी अपभ्रंश काव्य की, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। तो अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जो इसके लेखक जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य और उसके बौद्ध जैनेतर के बाद जो साहित्य वो पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का, और उन्होंने भी 4 भागों में बांटा हुआ है, लेकिन नाम अलग किया है, जैसा कि विशेष। अब पहले इन्होंने अपभ्रंश काल दिया है, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। तो पहला हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और जाति और साहित्य पढ़ लिए, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। तो अब रचनाओं को पढ़ेंगे, लेखकों को, कवियों को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खूब लिखिए, किताबें ही देख के लिखिए। लिखने से क्या है, एक तो हैंड राइटिंग खूब सुंदर होगी और मात्राओं का ज्ञान अच्छे से होगा। कि जब तक पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे मात्राएं सही नहीं होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़िए और खूब पढ़िए। धन्यवाद।